नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार। खबरों की ओर रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने वजीरपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। वजीरपुर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकारें हैं, वहां पर तेज गति से विकास हो रहा है। आगे सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली का पिछले एक दशक से का समय हो चुका है, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सारे जो विकास के काम है वो रुके हुए हैं। तमाम केंद्र की योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं है। आपने तमाम प्रकार की घोषणाएं तो की, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि जनता को ठगने का काम आपने किया है। इसीलिए अब समय आ गया है कि आपदा को हटाकर डबल इंजन की सरकार बनाए। तो ये पूरा दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तराखंड के लिए कल एक बड़ा दिन है, जहां 100 नगर निकायों में कल मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सभाओं और रैलियों पर तो पहले ही रोक लगा दी थी। वहीं आज प्रत्याशियों ने केवल घर घर जाकर वोट की अपील की है। वहीं देहरादून समेत सभी जिलों में पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया गया है। राज्य में निकाय चुनाव को देखते हुए 23 जनवरी यानी कि कल पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान यानी कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, उन सब में छुट्टी रहने वाली है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी और आदेश भी जारी कर दिया। पूरे प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक, साथ ही कोषागार के साथ साथ उप कोषागार भी बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कल प्रदेश में मतदान होना है, जिसे लेकर अब प्रत्याशियों की जो धड़कन है वो बढ़ गई है और इसे लेकर प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जहां प्रशासन ने अवकाश का ऐलान कर दिया है ताकि कोई भी हो वो पहले मतदान करे, उसके बाद जलपान करे। इसीलिए अवकाश की जो है वो व्यवस्था कर दी गई है। तो कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने और कल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा और 25 तारीख को यानी कि 25 जनवरी को नतीजे आने हैं। तो नगर निकाय में आपको बता दें कितने प्रत्याशी हैं। नगर निगम में 11 प्रत्याशी और मेयर के 72 प्रत्याशी। अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें 23 जनवरी को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। वहीं 100 नगर निकाय पर 30,29,000 मतदाता किस्मत का फैसला करने वाले हैं। वहीं 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,394 मतदान स्थल भी हैं। चुनाव के लिए कर्मचारियों का परीक्षण भी पूरा कर दिया गया है। 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षा कर्मी की तैनाती इस दौरान की गई है। वहीं बुधवार को पोलिंग पार्टियां यानी कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना भी कर दी गई हैं। तो चुनाव के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव होना है और इसके लिए 545 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होने वाला है। 23 जनवरी को मतपेटियों में यानी कि बैलेट पेपर पे ये चुनाव होना है और बैलेट बॉक्स में किस्मत का फैसला बंद हो जाएगा। 11 निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 79 पालिका और पंचायत में अध्यक्ष के लिए 445 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं निकायों में पार्षद प्रत्याशी भी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कल उत्तराखंड के लिए एक अहम दिन, कल मतदान होगा। चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है। प्रदेश में 100 निकायों में इस बार चुनाव हो रहे हैं और 100 निकायों में ये कह सकते हैं कि 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायतें हैं, जिन पर इस बार 23 जनवरी को यानी कल मतदान होना है। तैयारियां पूरी स्तर पर कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कल सुबह तक पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी।
30 लाख से ज्यादा मतदाता इस निकाय चुनाव में मतदान का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार निर्दलियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है तो ऐसा समझा जा सकता है कि कुछ ऐसी निकाय हैं जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है वो सियासी दलों के वायदों को भी तोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है और कोशिश यही है कि सियासी दलों के इन वायदों के साथ साथ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके वायदों को भी जनता तोड़ रही है और उसी आधार पर अपना मतदान करने का काम यहाँ पर करेंगे। अब देखना यही होगा कि जब 25 जनवरी को मतगणना होगी तो किसका भाग्य उदय होता है और जो जनता ने फैसला सुना है वो क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन इंडिया वाइस देहरादून। तो वहीं खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इस्लाम नगर गोटिया में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का भाषण देता हुआ एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह जय इस्लाम कहते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव के ठीक 2 दिन पहले जारी इस वीडियो को बीजेपी ने अब मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने अपने बयान में कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का समुदाय विशेष के पक्ष में धार्मिक नारा लगाना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। इसी के साथ राज्य में सियासी तूफान मच गया है। इस पर एक खास रिपोर्ट है, देखिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का ये वायरल होता वीडियो बीजेपी को नया सियासी हथियार दे गया। निकाय के रण में कल तक दिलचस्प दिख रही लड़ाई में इस वीडियो ने सियासी फिजाओं का रुख मोड़ दिया है। सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया था और अब निकाय चुनाव से ठीक पहले जय इस्लाम वाला बयान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की जुबान पर आया तो नया सियासी तूफान ले आया। सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। वैसे तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज यशपाल आर्य वायरल हो रहे बयान को लेकर अपनी सफाई पर सफाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि उनके बयान को भाजपाइयों ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया है, मगर कहते हैं ना कि तीर मयान से निकल चुका है और कांग्रेस बयान से घायल होती दिख रही है। सुनिए यशपाल आर्य की सफाई। उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव में जाना चाहती है। और मेरा मानना है कि जो भी सोशल मीडिया में इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और चुनाव आयोग में भी कल हमारा डेलीगेशन जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वायरल हो रहे बयान के ताप को चुनावी गर्मी में महसूस कर रहे हैं, तभी तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गए हैं, ये कहते हुए कि भाजपा हमेशा चुनाव में इसी तरीके के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करती है जो अब कर रही है, जबकि भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण की रही है और सच्चाई जुबान पर आ चुकी है। भाजपा ने ये तीसरा पाखंड जो है इस्लाम नगर को इस्लाम जय इस्लाम बदल करके किया है, तो ये चलेगा नहीं। अब ये भाजपा का पाखंड जो है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये तो कांग्रेस की ताकत होनी चाहिए थी कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज किया जाना चाहिए था कि आप किस तरीके से झूठ बोल करके चुनाव का अपहरण करने का काम करते हो। इसीलिए मैंने तो कहा है ये कि जो धामी सरकार है ये झूठ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई है, तो ये लेकिन भाजपा में किसी को ये हिम्मत नहीं है कि वो हरीश रावत के ऊपर मुकदमा करें। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति सदैव रही है और देवभूमि के अंदर बार बार उन्होंने इस बात का यहाँ की जनता ने जवाब भी दिया है। अब क्योंकि चुनाव जीतने के लिए धर्म विशेष का उल्लेख करते हुए कोई नारे लगाते हैं तो हमारे लिए कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बनाए रखने में मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसका जनादेश इनको परसों मिलने वाला है। निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता यशपाल आर्य का वायरल होता बयान कांग्रेस के लिए अब सिरदर्द बन चुका है,
क्योंकि कांग्रेस की कड़ी मेहनत पर यह बयान पानी भी फेर सकता है। ऐसे में कांग्रेस इस बयान के संकट से या यूं कहें कि इस भंवर से कैसे बाहर निकलती है, देखना ये बाकी है। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यशपाल आर्य के बयान के बाद आपको बता दें, उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है और इसे लेकर ऋषिकेश नगर निगम इस बार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और इसको लेकर ही यशपाल आर्य के बाद ऋषिकेश से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल सबसे हॉट सीट ऋषिकेश नगर निगम पूरे प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिला है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच ये मुकाबला भी देखा जा रहा है। लेकिन निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन 2 वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो में बीजेपी की रैली के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें एक वीडियो में पहाड़ी मूल के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार भले ही पार्षद पद के लिए कर रहे हों, लेकिन मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी हैं वोट की अपील उनके लिए भी कर रहे हैं। अब इन दोनों वीडियो को देखकर इस तरीके से समझा जा सकता है कि कल ऋषिकेश की जनता क्या फैसला लेगी, क्योंकि ये वीडियो आने के बाद ऋषिकेश की जनता अब दुविधा में नजर आ रही है और इसे लेकर अब बीजेपी यानी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपको इस पर बीजेपी और कांग्रेस का, सुनाते हैं आप। कोतवाली ऋषिकेश विषय गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में महोदय, आज भाजपा प्रत्याशी श्री शंभू पासवान की रैली में एक वीडियो चल रहा था, जिसमें वीडियो बनाने वाला व्यक्ति गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली दे रहा है, जिसकी वीडियो क्लिप आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसे कृत्य से मेरे व मेरे गढ़वाली समुदाय के लोगों को की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है और ऐसे व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी जयेंद्र चंद्र मोला, पुत्र श्री स्वर्गीय मदन चंद्र मोला, निवासी रंजीत भवन, ऋषिकेश। कुछ नहीं, मैं सोशल मीडिया के इस युग में कौन कौन सा वीडियो बना दे मैं कह नहीं सकता हूँ। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 निगमों में जीतने जा रही, इतिहास दोहराने जा रही। कभी गाली नहीं खा सकता। गाली जो होता है वो चट्टान की तरह होता है, किसी गाली से पहाड़ी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि इस प्रकार के जो प्रयोग चुनाव के दौरान करते हैं वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। देहरादून के 7 नगर निकायों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद आपको बता दें, प्रत्याशियों को अब सिर्फ मतदान का इंतजार है, जो कि कल ही होने वाला है। 7 निकायों में महापौर अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम दून में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उनको निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन मिला है। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। अब देखने की बात यह होगी कि 25 जनवरी को जनता किसकी ओर दिखाई देती है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है और मैं तो आभारी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और कल ही जो हमारे संगीतकार हैं नेगी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है तो उससे बहुत बड़ा बदलाव है। तो वहीं विकासनगर के हरबटपुर नगर पालिका इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पल पल राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर घमासान मचा है। वहीं सर्विस वोटरों की निकाय चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू होने से माहौल में तब्दीली भी देखी जा रही है। बता दें कि हरबटपुर नगर पालिका में भी करीब 60 सर्विस वोटर बताए जा रहे हैं, जो पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन कल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिर से मतपत्र उपलब्ध कराकर मतदान प्रक्रिया को
अपनाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसे लेकर विकासनगर में बने मतगणना केंद्र यानी कि बूथ पर भी हलचल देखने को मिल रही है। यह पहला मौका है जब लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के कारण सर्विस वोटरों को दोबारा अपने वोटिंग का अधिकार यानी कि दोबारा से उनको अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट जैसे कि मतदान दिवस होता है उससे पहले की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मतदान पार्टियों को अपने मतदान स्थलों पर जाना होता है, तो इससे पहले उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। तो इस क्रम में हमने भी उन कार्मिकों के लिए निम्बूवाला में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की थी, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अपने मत के प्रयोग करने के लिए हमें पोस्टल बैलेट की मांग की थी और 60 वोट लगभग पड़ चुके थे। मतदान हेतु पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया निम्बूवाला में 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख का भी एक दिन रिजर्व रखा गया था। तो इन 4 दिन में लगभग ये प्रक्रिया वहाँ संपन्न हुई। हमें 13,500 वोटर की एग्जैक्ट संख्या नहीं पता कि किसका नाम क्या है, जिस क्रम में आते गए उस क्रम में उन्हें पोस्टल बैलेट, टोटल कार्मिक 13,500 हमें बैलेट प्राप्त हुए और 12,576 के करीब लगभग यहाँ वोट है। अभी भी आज भी, क्योंकि जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया को के क्रम में स्थगन आदेश आया था और इस स्थगन आदेश के क्रम में जो लोग पोस्टल बैलेट 60 लोग लगभग पोस्टल बैलेट का अपना मत का प्रयोग कर चुके थे उसके माध्यम से, तो उनकी आज भी हमें निर्देश प्राप्त है कि उन लोगों को दोबारा बुलाकर अब नया जारी मतपत्र के आधार पर के अनुसार ही पोस्टल बैलेट 23 जनवरी यानी कल होने जा रहे नगर निकाय मतदान को सफल बनाने के लिए पुलिस लाइन में जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग कराना हम सबका दायित्व है, इसलिए अनुशासित होकर आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराया जाए। मतदान और मतगणना के लिए ब्रीफिंग की गई, जिसमें कि इस जिले के सभी पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो और शासन की तरफ से मतदान प्रक्रिया में लगे हुए सभी कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई, जिसमें इन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है और जो करनी है वो कैसे करनी है। इसमें उन लोगों से भी विचार लिया गया जिन्होंने पहले ड्यूटी कर रखी है और क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनसे वार्ता करने के उपरांत उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं इसमें ब्रीफिंग दी गई और मुझे उम्मीद है कि जितने भी पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में लगे हुए हैं इस मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर लोहाघाट से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर आज एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने लोहाघाट नगर में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को भय रहित मतदान का भरोसा दिलाया। एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एसपी चंपावत के निर्देश और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में होने जा रहे चुनाव को लेकर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएचओ ने जनता से अपील भी की है कि मतदान को पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए और डर रहित यानी कि भय रहित करवाने के लिए सभी सामने आए और अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। पुलिस अधीक्षक चंपावत महोदय के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया है 23/1/2025 को जो हमारे निकाय चुनाव है ताकि शांतिपूर्वक समाप्त किया जा सके। दूसरा मेरा जनता से अनुरोध है कि भयमुक्त अपने मतदान का प्रयोग करें और किसी के लिए लालच न करें। धन्यवाद। तो वहीं कल मतदान से पहले रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई। रुड़की के झबरेड़ा नगर पंचायत सीट पर बीजेपी समर्थित कार्यकर्ताओं पर पैसा बांटने का आरोप लगा। आपको बता दें, गौरव चौधरी नाम के व्यक्ति ने समर्थकों पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पैसे और हाथ में पर्ची लेकर लोगों को इस वीडियो में भी दिखाया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम को खत्म हो गया था, लेकिन प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं, जिसका प्रमाण इस वीडियो में, कथित वीडियो में बताया गया है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां 23 तारीख यानी कि कल
हो रहे निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां आज पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, हरिद्वार में 14 निकायों के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए हरिद्वार, रुड़की, लश्कर और भगवानपुर से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका के लिए भल्ला कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। पोलिंग पार्टियों की रवानगी पर भल्ला कॉलेज पहुंचे जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई हैं। हरिद्वार जिले में 14 स्थान पर निकाय चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत हैं। इसके लिए 623 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 4 कंपनी पीएसी के साथ 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। नगर निकाय चुनाव कल दिनांक 23 जनवरी को है और उसके क्रम में पूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं और आज पार्टियां कुल 5 स्थलों से रवाना हो रही हैं। रुड़की में 2 स्थान हैं, बाकी लक्सर, भगवानपुर और हरिद्वार में है। कुल 623 बूथ बनाए गए हैं, तो 623 पार्टियां आज रवाना होंगी। कुछ रिजर्व भी बनाई गई हैं। 209 सेंटर हैं हमारे, जिसमें से 72 जो है संवेदनशील सेंटर हैं और 69 अति संवेदनशील सेंटर हैं, जिस पर की एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है। 19 जोन बनाए गए हैं, 49 सेक्टर बनाए गए हैं और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट सभी लोग उपस्थित हैं अपने अपने स्थलों पे और पार्टियां सामग्री इसमें प्राप्त कर रही हैं, सामग्री का मिलान कर रही हैं ताकि कोई सामग्री छूट ना जाए। और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी पार्टियां समस्त सामग्री सहित ही यहाँ से प्रस्थान करें। शाम को जब बूथ पर पहुँच जाए तब भी वहाँ पर चेकिंग हो दोबारा कि कोई पार्टी ऐसा ना हो कि ना पहुँचे या कोई सामग्री कम रहे उसके पास में, ताकि कल मतदान में कोई दिक्कत ना आए। नगर पालिका डोईवाला के लिए कल होने वाले मतदान के लिए शहीद दुर्गामल पीजी कॉलेज डोईवाला के प्रांगण से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। डोईवाला नगर निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 26 सेंटर बनाए हैं, जिनमें से 59 पोलिंग बूथ है जहां मतदान होना है। निर्वाचन अधिकारी और उप जिलाधिकारी अर्पणा डोडियाल ने के निर्देश में सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार भी डोईवाला पहुंचे और मतगणना के लिए चल रही तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की, यानी कि उन्होंने पहले जायजा लिया और उसके बाद तैयारियों से संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं कल होने वाले मतदान को लेकर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के लिए निरीक्षण के लिए उधम सिंह नगर के प्रेक्षक सितारगंज पहुंचे। वहीं सितारगंज पहुंचने पर सितारगंज कृषि मंडी में बनाए गए मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक अशोक कुमार ने व्यवस्थाओं को देखा और अधीनस्थ अधिकारियों को चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अपने कार्यालय में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान यानी कि रवानगी पर और सुरक्षा दलों की तैनाती आदि के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी उनसे ली और उसके बाद कई दिशा निर्देश भी दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोस्टल बैलेट के संबंध में भी जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। वहीं हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों में आमजन की सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टि से रन फॉर नेशन गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर नेशनल गेम्स दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है और लिहाजा इस राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी कि ITDA ने मंगलवार को उत्तराखंड UCC पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह मॉक ड्रिल पोर्टल के आधिकारिक लॉन्च से पहले उसके संचालन क्षमता को परखने के लिए की गई थी। अभ्यास के दौरान 3500 से ज्यादा डमी नागरिकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। इसके अलावा 7728 अधिकारियों की ID सफलतापूर्वक बनाई गई। उत्तराखंड UCC पोर्टल नागरिकों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने और राज्य भर में उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए तैयार है।
इसे देखते हुए सीएससी स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा। तो आपको बता दें, राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।